हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर बिहार स्टेट 2024 का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं और मुझे लगता है कि ये इसके बाद 2 टॉपिक और बचे हैं बस। ठीक है, ये जो है आपका 3rd टॉपिक है लास्ट से। उसके बाद सेकेंड लास्ट 2 टॉपिक और बचे हैं जिनको जो है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 और बिहार सक्षमता परीक्षा दोनों का जो भाग 2 का समान अध्ययन वाला जो पेपर है उसकी तैयारी हम आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल डिटेल्स में करवाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में और थ्योरेटिकल के साथ में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आर्ट ऑफ टीचिंग के बाकी वीडियोस देखने के लिए आप बिहार स्टेट 2024 आर्ट ऑफ टीचिंग के प्लेलिस्ट में जा करके और इसके जो है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो और एमसीक्यूज़ वाले वीडियो के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा एमसीक्यूज़ बिहार स्टेट 2024 आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो दोनों चैनल प्लेलिस्ट में आपको कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज़ दोनों जो है प्रोवाइड कराए गए हैं, दोनों वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और बिहार स्टेट 2024 के आर्ट ऑफ टीचिंग के जितने टॉपिक वाइज सिलेबस हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है सारे वीडियो जाकर देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आज लेकर आए हैं पाठ्यक्रम सिलेबस। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, पाठ्यक्रम की शिक्षा में भूमिका के बारे में यहाँ पे जानेंगे, पूरा परिचय, सिद्धांत, प्रकार, ठीक है, विकास के जो है कारक, घटक, क्रियान्वयन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम का जो है परिचय। ठीक है, पाठ्यक्रम का परिचय। पाठ्यक्रम का परिचय जो है, पाठ्यक्रम क्या होता है, एक बेसिक मोटा मोटी तो सबको पता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है डिटेल्स में पूरा आपको जो है बताया गया है। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम एक जो है संरचित ढांचा है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो शिक्षा के उद्देश्यों, सामग्री, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन विधियों का समावेश करता है। यह शिक्षा संस्थानों द्वारा छात्रों को शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया जाता है और इसमें विभिन्न शैक्षिक स्तरों और विषयों के अनुसार विभिन्न घटक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें खासतौर से इंपॉर्टेंट है, विभिन्न शैक्षिक स्तर और विषयों के अनुसार जो है अलग अलग घटक जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होता है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्माण और कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पाठ्यक्रम में क्या होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण या डिजाइन क्यों बनाया जाता है, ताकि विभिन्न शैक्षिक स्तरों और विषयों के अनुसार विभिन्न घटक को इसमें शामिल किया जा सके और इसका जो उद्देश्य होता है छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होता है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण कार्यान्वयन क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम शिक्षा की संरचना और दिशा निर्धारित भी करता है, जिससे शिक्षण प्रक्रियाओं को संगठित और प्रभावी बनाया जा सकता है। यह केवल विषय वस्तु का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, आकलन के तरीके और शिक्षा के परिणाम भी शामिल है, यानी मूल्यांकन भी शामिल है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग पाठ्यक्रम की जो है परिभाषा। पाठ्यक्रम की परिभाषा में आता है आपका पाठ्यक्रम एक क्या है, विस्तृत योजना है जो शिक्षा के उद्देश्य, सामग्री, शिक्षण विधियों और आकलन के तरीकों का समावेश करता है और यह एक संरचित ढांचा है जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सिलेबस शब्द जो है लैटिन शब्द के सिलबुस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूची या प्रारूप। यह शिक्षण और अध्ययन के लिए एक योजनाबद्ध दस्तावेज है जिसमें किसी पाठ्यक्रम या शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषयों, विषय सामग्री, विषयों, मूल्यांकन विधियों का विवरण होता है। तो ध्यान रखना है, सिलेबस जो है लैटिन शब्द सिलबस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सूची या प्रारूप। अब आ जाते हैं पाठ्यक्रम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम के जो है सिद्धांत, तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? पाठ्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत होते हैं वो महत्वपूर्ण किस लिए होते हैं कि ताकि पाठ्यक्रम का आप निर्माण कर सकें सही तरीके से और उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से कर सकें, जो इसे प्रभावी और उपयोगी बनाते हैं। और ये सिद्धांत जो है निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है आपका उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत में आता है कि सिलेबस का जो प्राथमिक उद्देश्य है शिक्षण और अधिगम के लक्ष्यों को स्पष्ट करना, और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक और छात्रों को यह पता हो कि वो क्या सीखने वाले हैं और उन्हें किस स्तर तक समझना चाहिए। उद्देश्यों को स्पष्ट और मापने योग्य होना चाहिए ताकि उनकी प्राप्ति का मूल्यांकन किया जा सके। तो उद्देश्य संचालित सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो पाठ्यक्रम आपका बन रहा है वो किस स्तर तक के लिए बन रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ताकि शिक्षक और छात्रों को पता चल सके कि वो क्या सिखाने वाले हैं और छात्र क्या सीखने वाले हैं, ताकि उनका आसानी से मूल्यांकन या मापन प्रगति का किया जा सके। तो ये था उद्देश्य संचालित सिद्धांत। दूसरा है सामग्री की प्रासंगिकता।
सिलेबस में जो शामिल होती है जो विषय सामग्री वो जो है प्रासंगिक होनी चाहिए और समय के अनुसार होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वह वर्तमान में ज्ञान, समाज की आवश्यकताओं और उद्योग की मांगों के अनुरूप हो। तो सिलेबस में जो भी आप कंटेंट रख रहे हैं या चैप्टर्स रख रहे हैं वो किसके अनुकूल होना चाहिए? वर्तमान ज्ञान और समाज की आवश्यकताओं और उद्योगों के मांगों के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत आता है आपका क्रमबद्धता और प्रगति। क्रमबद्धता और प्रगति का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो एक सरल से जटिल की ओर प्रगति करे, सरल से धीरे धीरे कठिन होता जाए। यह छात्र के ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है और जिससे उन्हें धीरे धीरे अधिक जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। तो क्रमबद्धता और प्रगति का मतलब क्या होता है कि जो सिलेबस होता है वो सरल से जटिल की ओर प्रगति करना चाहिए, ताकि जो है क्या कर सके, छात्र के ज्ञान के निर्माण में आसानी से जो है सहायता दे सके और जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद कर सके। तीसरा सिद्धांत है लचीलापन। सिलेबस को जो है इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि शिक्षक और छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखना हो, ताकि वो लचीला हो। या विभिन्न शिक्षण शैलियों और अधिगम स्तरों को समायोजित करने में सहायक होना चाहिए। यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि सिलेबस इस तरीके से तैयार हो या उसके जो कंटेंट इस तरीके से हों जो फ्लेक्सिबल हों और उसमें छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ कर जाए, क्योंकि क्लास में जो छात्र बैठते हैं सबका जो है अलग अलग माइंड सेटअप होता है, सबका जो IQ लेवल होता है सबका अलग अलग होता है। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि किसी भी अधिगम स्तर को आसानी से समायोजित किया जा सके या आसानी से किसी भी टीचिंग मेथड को उसमें अपनाया जा सके। उसके बाद आता है आपका समग्रता, कॉम्प्रिहेंसिव। सिलेबस को क्या होना चाहिए? व्यापक और समग्र होना चाहिए, जिसमें विषय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र विषय की गहरी समझ प्राप्त कर सकें। तो समग्रता होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका संतुलन। तो संतुलन की बात करने का मतलब है कि जो आपका सिलेबस आप जो डिजाइन कर रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब होता है कि उसमें सारी चीज़ें शामिल हों। मतलब जो आप जिस लेवल, जिस क्लास के लिए भी जो है सिलेबस तैयार किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। यानी कि हर एक कंटेंट उसमें क्या किया जाए, जो भी आप चैप्टर्स ले रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं उसको क्या करना है, उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या करना है, उसमें शामिल करना है, ताकि पाठ्यक्रम में जो विभिन्न विषय और कौशल हैं उनके बीच में संतुलन स्थापित हो सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को एक समग्र और संतुलित शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जिसमें अकादमिक, व्यवहारिक, सृजनात्मक और सामाजिक कौशलों का समावेश हो। तो ये हो गया आपका संतुलन। इसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है जो छात्रों की प्रगति और अधिगम की दिशा को मापने में क्या होता है? सहायक होता है। इसलिए मूल्यांकन विधियों का उद्देश्यपूर्ण और विविध होना जरूरी है, ताकि छात्रों के विभिन्न कौशलों और क्षमताओं का सही से मूल्यांकन किया जा सके। तो एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय और उसका कार्यान्वयन करते समय ये 7 सिद्धांत आपको क्या करने होंगे? ध्यान देने होंगे। और ये 7 सिद्धांतों के नाम है: उद्देश्य का सिद्धांत, सामग्री की प्रासंगिकता, क्रमबद्धता और प्रगति, लचीलापन, समग्रता, संतुलन और मूल्यांकन। इसके बाद आता है आपका पाठ्यक्रम का महत्व। तो पाठ्यक्रम का जो महत्व है उसको जो है यहाँ पे 3 पॉइंट्स में समझाया गया। पाठ्यक्रम का इम्पोर्टेंस क्या है? पहला पॉइंट है शिक्षण में समरूपता, दूसरा पॉइंट है छात्रों का समग्र विकास और तीसरा है प्रगति का मापन। यानी सिर्फ इसमें 3 फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं पाठ्यक्रम के लिए। शिक्षण में समरूपता होनी चाहिए, छात्रों का समग्र विकास होना चाहिए और प्रगति का मापन करने योग्य होना चाहिए। तो शिक्षण में समरूपता का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम शिक्षकों को एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है जिससे सभी शिक्षक एक समान मानकों का पालन कर सकें। तो शिक्षण में समरूपता का मतलब क्या होता है? एक समान मानकों का पालन किया जा सके। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। छात्रों का समग्र विकास, पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि छात्रों का समग्र विकास हो सके। प्रगति का मापन, पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों की प्रगति का नियमित आकलन किया जा सकता है। तो ये पाठ्यक्रम के 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे: शिक्षण में समरूपता, छात्रों का समग्र विकास और प्रगति का मापन। ये क्वालिटी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के घटक। पाठ्यक्रम के यहाँ पे जो है 4 घटक बताए गए हैं। पहला है शिक्षा उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन और आकलन। शैक्षिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि शैक्षिक उद्देश्य में वह सब शामिल होता है जो एक छात्र को शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त करना चाहिए।
यह स्पष्ट करता है कि छात्रों में कौन कौन से कौशल और ज्ञान प्राप्त होने चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। दूसरा है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री वह सामग्री होती है जिसे छात्र सीखते हैं। इसमें पुस्तकों, पाठ, लेख, वीडियो, ऑडियो और अन्य शैक्षिक संसाधनों का समावेश होता है। तीसरा है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ वो तरीके होते हैं जिनके माध्यम से शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं और इसमें व्याख्यान, समूह चर्चा, प्रयोग, परियोजनाएं आदि शामिल होनी चाहिए। चौथा है घटक मूल्यांकन और आकलन। मूल्यांकन और आकलन के वह तरीके होते हैं जो इनसे छात्र की प्रगति और उनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का मापन किया जाता है और इसमें परीक्षाएं, असाइनमेंट, परियोजनाएं और अन्य आकलन के तरीके या तकनीकें शामिल होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम का घटक का मतलब होता है पाठ्यक्रम बनाते समय ये 4 चीज़ें आपको हमेशा क्या करनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन और आकलन। तो ये पाठ्यक्रम बनाते समय ये चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। अब आते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार पर। तो पाठ्यक्रम के प्रकार अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 6 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए गए हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, केंद्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बालकों को विषय का ज्ञान प्रदान करना और इसमें बालकों से क्या करते हैं, अधिक विषयों को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक से अधिक किसको महत्व दिया जाता है? विषय को। तो विषय केंद्रित का मतलब होता है इसमें छात्र जो है महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो विषय है जिसका ज्ञान दिया जा रहा है वह महत्वपूर्ण होता है। बालक विषय को समझे या नहीं, उनका ज्ञान अध्यापक बालकों को देता है और यह पाठ्यक्रम बालकों की रुचि, प्रवृत्ति और क्षमता को ध्यान में रखे बिना बनाया जाता है। तो विषय का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ विषय केंद्रित, इसमें छात्र से कोई मतलब नहीं है। शिक्षक का सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, जो विषय है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है सामग्री बना दी, टीचिंग मेथड सेलेक्ट कर लिया और बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया, चाहे वो समझे और चाहे ना समझे। ना तो इसमें बालकों की रुचि का ध्यान रखा जाता है, ना प्रकृति का ध्यान रखा जाता है, ना क्षमता का, ना प्रवृत्ति का। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है सिर्फ विषय पर फोकस करता है। दूसरा आता है आपका अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में अनुभवों को प्रधानता प्रदान की जाती है। इसमें मानव जाति के जो समस्त अनुभवों को जो है पाठ्यक्रम में रखा जाता है ताकि बालक उन अनुभवों से लाभ उठा सके। जैसे नन महोदय ने लिखा है कि इस पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास एवं जीवन में सफलता के लिए भूतकाल के अनुभव जो है बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये हो गया अनुभव केंद्रित। अनुभव केंद्रित मतलब अनुभव पे जो फोकस करता हो, सारे अनुभवों को समाज के लगभग शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बालकों के व्यक्तित्व का विकास हो सके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम तीसरा पाठ्यक्रम है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में पुस्तक प्रधान नहीं होती है, विषय प्रधान नहीं होता है। इसमें बालक की क्रियाएं एवं अनुभव को आधार माना जाता है। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है उसमें जो है कौन प्रधान होता है? बालक, ठीक है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक प्रधान होता है। इसमें ना तो पुस्तक प्रधान होती है, ना विषय प्रधान होता है, ठीक है। इसमें बालक की क्रियाएं और अनुभव को आधार माना जाता है और बालकों की प्रकृति क्रियाशील होती है, इसलिए उन्हें क्रिया के द्वारा पढ़ाना चाहिए। अगला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय की प्रधानता न देकर बालक को प्रधानता दी जाती है। यह पाठ्यक्रम बालक की वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित होता है और इसमें बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता, अवस्था, परिस्थिति आदि का ध्यान रखा जाता है और यह बड़ा ही मनोवैज्ञानिक एवं आकर्षक पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया होती है। यह सभी प्रकार के बालकों के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है और इस पाठ्यक्रम में जो शिक्षा होती है वो आधुनिक प्रवृत्तियों पर आधारित होती है और इसमें सभी आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ इसे स्वीकार करती हैं और इसमें शिक्षा का केंद्र बालक को ही रखा जाता है और इसी कारण से बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। तो मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन आदि सभी शिक्षण पद्धतियाँ इसी पाठ्यक्रम को क्या करती हैं? स्वीकार करती हैं। तो बाल केंद्रित में बालक मेन होता है। केंद्रीय पाठ्यक्रम। केंद्रीय पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। इसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और शेष ऐच्छिक होते हैं। ऐच्छिक विषय रुचियों पर आधारित होते हैं। अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना आवश्यक है और केंद्रीय पाठ्यक्रम में शारीरिक विकास के अलावा अन्य सभी प्रकार के विकास का ध्यान रखा जाता है और यह पाठ्यक्रम जो है प्रजातांत्रिक एवं सामाजिक भावना का प्रचार करता है। इसे बोलते हैं केंद्रीय पाठ्यक्रम। यानी कि केंद्रीय पाठ्यक्रम में कुछ अनिवार्य विषय होते हैं, कुछ ऐच्छिक विषय होते हैं। जैसे आप सीनियर क्लासेस में पहुंचते हैं तो इसका मतलब कि केंद्रीय पाठ्यक्रम उसमें फॉलो किया जाता है। छठा है
शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में शिक्षक प्रधान होता है, वही पढ़ाए जाने वाले विषयों का चुनाव करता है। कक्षा में वह प्रधान होता है, वह बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता आदि को ध्यान रखे बिना क्या करता है, पढ़ा देता है। जैसे आजकल के स्कूलों में आप देख रहे हैं कि टीचर ने जो भी मनाया पढ़ा दिया, इसलिए बच्चों को अलग से ट्यूशन देने की जरूरत पड़ती है। तो ये पाठ्यक्रम के जो है यहाँ पे 6 प्रकार हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, केंद्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। अगर आपको जो है कन्फ्यूजन होता होगा तो इसको आप वीडियो रिपीट करके बार बार देख लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इसका MCQs वाला वीडियो भी जो है आ जाएगा। इसके बाद आता है पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया। पाठ्यक्रम का विकास कैसे हुआ, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में जो है 5 पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण हैं। पहला है आवश्यकताओं का विश्लेषण करना चाहिए, फिर उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, फिर सामग्री का चयन करना चाहिए, फिर शिक्षण विधियों का निर्धारण करना चाहिए, फिर मूल्यांकन विधियों का निर्धारण। यानी पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम कैसे बनेगा, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो आवश्यकताओं का विश्लेषण में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया की शुरुआत आवश्यकताओं के विश्लेषण से होती है। इसमें छात्रों, समाज और शिक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं को समझा जाता है और उसके अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है। दूसरा होता है उद्देश्य निर्धारण। आवश्यकता की विश्लेषण के बाद ये एक तरीके से सीक्वेंस है, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का एक क्रम है, चरण है। तो उद्देश्य का निर्धारण, इसके बाद आवश्यकताओं के विश्लेषण के बाद क्या करते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इसमें तय किया जाता है कि छात्रों को क्या क्या सीखना चाहिए और किस स्तर तक उनको सिखाना है। तीसरा होता है सामग्री का चयन। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता है। इसमें पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि का चयन शामिल होता है। इसके बाद चौथे नंबर पे क्या करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है। शिक्षण विधियाँ निर्धारित की जाती हैं ताकि छात्रों को सामग्री को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सके और इसमें विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और आखिरी में क्या करते हैं, मूल्यांकन विधियों का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन विधियों का निर्धारण किया जाता है ताकि छात्रों की प्रगति और सीखने की प्रभावशीलता का मापन किया जा सके। तो ये पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया या चरण है। अब आता है पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होते हैं जो पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करते हैं। पहला है समाज, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा नीति, चौथा है शिक्षक। समाज किस तरीके से प्रभावित करता है, समाज की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे किसी विशेष समाज में आवश्यक कौशल और ज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। दूसरा होता है संस्कृति। संस्कृति भी पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करती है। जैसे विभिन्न संस्कृतियों के मूल्य, परंपराएं और मान्यताएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। अदर स्टेट में आप देखते हैं अलग अलग बोर्ड होता है, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग करिकुलम, अलग अलग सिलेबस होता है। तो कहीं ना कहीं समाज प्रभावित करता है उस सिलेबस को, संस्कृति प्रभावित करती है। तीसरा है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति और सरकार के दिशा निर्देश भी पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करते हैं। शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाते हैं। जैसा जैसा संशोधन की जरूरत पड़ती है, शिक्षा नीति क्या करती है, उसको चेंजेस को लाती है, तो फिर स्कूल में उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को डिसाइड किया जाता है। आप देखते हैं कि जो बोर्ड के पाठ्यक्रम सिलेबस होते हैं वो सरकार द्वारा या जो शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग हैं उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि समय की आवश्यकता और भविष्य के अनुरूप वो बनाए जा सकें। चौथा होता है शिक्षक प्रभावित करता है। शिक्षक भी पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम को आकार दिया जाता है। तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद आता है पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया। अब पाठ्यक्रम कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इसमें जो है 4 लेवल बताए गए हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता, छात्र सहभागिता, निरंतर मूल्यांकन। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो पाठ्यक्रम को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या प्रक्रिया में सुचारू रूप से ला सकते हैं। जैसे पहला है शिक्षकों का प्रशिक्षण। पाठ्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें नए पाठ्यक्रम की सामग्री, उद्देश्यों और शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाना जरूरी है। यानी शिक्षकों की ट्रेनिंग जरूरी है अगर पाठ्यक्रम को पढ़ाना है बच्चे को। दूसरी चीज़ है संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता भी पाठ्यक्रम के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें पुस्तकें हैं, लैब है, तकनीकी उपकरण आदि शामिल होते हैं ताकि पढ़ाते समय शिक्षक को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कहीं से कोई विषय सामग्री उठानी है तो आसानी से उन संसाधनों से जो उपलब्ध हैं, पुस्तकें, लैब, तकनीकी उपकरण, उनसे वो आसानी से लेकर के छात्र को सिखा सके। तीसरी है छात्र सहभागिता।
पाठ्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए छात्रों की सहभागिता भी आवश्यक है। उन्हें पाठ्यक्रम की सामग्री उद्देश्यों के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है, तभी वो उसमें जो है पढ़ने में रुचि लेंगे और वो एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। चौथा है निरंतर मूल्यांकन। पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान निरंतर मूल्यांकन भी आवश्यक होता है ताकि इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सके भविष्य में। तो पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में जो है 4 चरण होते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण जरूरी होता है, संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, छात्रों की सहभागिता भी होनी चाहिए और निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए ताकि उसमें सुधार किया जा सके समय पर। इसके बाद है आपके पाठ्यक्रम के आकलन और सुधार। पाठ्यक्रम के आकलन और सुधार में जो है 4 स्टेप है। प्रारंभिक आकलन, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षक प्रतिक्रिया और निरंतर सुधार। प्रारंभिक आकलन में क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के प्रारंभिक चरण में ही इसका आकलन किया जाता है ताकि इसकी प्रभावशीलता का पता लगाया जा सके। तो प्रारंभिक आकलन में क्या करते हैं, प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। दूसरा क्या करते हैं, छात्र प्रतिक्रिया। छात्रों की प्रतिक्रिया भी पाठ्यक्रम के आकलन में महत्वपूर्ण होती है। उनकी समस्याओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है। तीसरा होता है शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया है पाठ्यक्रम को लेकर के। शिक्षकों की प्रतिक्रिया का भी पाठ्यक्रम के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके अनुभव और सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं। चौथा है निरंतर सुधार। पाठ्यक्रम को निरंतर सुधार की प्रक्रिया में रखा जाता है ताकि समय के साथ प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। अब आधुनिक पाठ्यक्रम में नवाचार, यानी आधुनिक पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें अब शामिल की जाने लगी हैं उनको समझ लेते हैं। इसमें 4 चीज़ें आजकल शामिल की जा रही हैं। डिजिटल शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, मूल्य आधारित शिक्षा है और पर्यावरण शिक्षा है। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल शिक्षा। डिजिटल शिक्षा का समावेश आधुनिक पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण नवाचार है और इसमें ई-लर्निंग, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल पुस्तकें आदि जो हैं शामिल की जाती हैं। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का समावेश भी आधुनिक पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक कौशल सिखाए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तीसरा है मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश भी आधुनिक पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें छात्रों को नैतिक मूल्य, सामाजिक कौशल और नागरिकता के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। चौथा और बहुत जरूरी है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का समावेश भी आधुनिक पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है और इसमें छात्रों को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बारे में जागरूक किया जाता है। तो आधुनिक पाठ्यक्रम के जो नई चीज़ें शामिल की गई हैं वो है डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा। ये 4 चीज़ें न्यू इसमें पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। अब इतना कॉन्सेप्ट देखने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, पाठ्यक्रम है क्या। तो निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण, कार्यान्वयन और आकलन एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर सुधार और नवाचार की मांग करती है और एक प्रभावी पाठ्यक्रम छात्रों की शैक्षणिक, व्यक्तिगत, सामाजिक क्षमताओं के विकास में सहायक होता है। इसलिए पाठ्यक्रम को समय के साथ बदलती आवश्यकताओं और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार अपडेट करना आवश्यक होता है। तो ये था पाठ्यक्रम का पूरा डिटेल सिलेबस, डिटेल नोट पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में, प्रकार, सिद्धांत, घटक, कारक, महत्व, सुधार के उपाय, ठीक है, नई चीज़ें पाठ्यक्रम में क्या शामिल थी, सारा का सारा आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इसका इंक्रीज वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।